गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 13 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है थॉमस जेफरसन का, जिन्हें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के तौर पे भी एक्नॉलेज किया जाता है। आई एम अ ग्रेटर बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव ऑफ इट। वो कहते हैं कि मुझे लक में बहुत ज़्यादा बिलीव है और जितना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूं मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उतना ज़्यादा लकी होता जा रहा हूं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यूपीएससी केवल हार्डवर्क से नहीं बल्कि लक से भी होता है, लेकिन आपका लक कितना स्ट्रांग होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी में कितना ज़्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका यूपीएससी का लक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यही सिंपल सा मतलब है। तो मेहनत करते रहिए और अपने लक को और ज़्यादा मजबूत करते रहिए ताकि आप यूपीएससी क्लियर कर सकें। चलिए, आज हमें बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं हेडलाइंस में क्या है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में एकदम फ्रंट पेज पर द हिंदू में यह कहा गया है कि इंडिया इस बात को दोहराता है कि इंडिया एक सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट को सपोर्ट करता है। क्योंकि ये जो हमास और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हुआ है, इसमें इंडिया ने खुलकर सपोर्ट करना शुरू किया इजराइल को ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो कई सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि जो इंडिया है वो जो पैलेस्टाइन है इसके हिस्टोरिकल पोजीशन को सपोर्ट करता ही नहीं है। जैसे ही ये वॉर शुरू हुआ, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इजराइल के सपोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दिया और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्वीट भी कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी कंफ्यूजन हुई, लेकिन अब जाके पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया है। और फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन अभी भी वही है और हम ये मानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे किसी भी टेरर अटैक को इंडिया सपोर्ट नहीं करता और ऐसी स्थिति में इंडिया हर तरीके से इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। एट द सेम टाइम जो ऑपरेशन अजय हमने चलाया है उसके तहत जो पहली फ्लाइट है वो पॉसिबली आज लैंड कर जाएगी और इसके तहत 230 इंडियंस को हम वापस इंडिया लेकर आ रहे हैं एयर इंडिया की एक फ्लाइट के जरिए। इसके बिल्कुल पैरेलल एक आर्टिकल और है जहां पर बताया गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो गया है। जो पहले 6.83% चल रहा था अगस्त में, वो सितंबर में 5% पर आ गया। ये अच्छी बात है। और जो इन्फ्लेशन का हमारा ब्रैकेट है जिसमें हमें इन्फ्लेशन को 6% के नीचे और 2% के ऊपर रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ये उसके एम्बिट में है। तो देखो, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, आप इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी कह सकते हो। और इसका मतलब ये है कि जो चीजें हम खरीदते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल, उसमें महंगाई कितनी ज्यादा और कितनी कम है। आप देखो तो एक टाइम पर जो फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन था वो अराउंड 10% का था। ये काफी ज्यादा था और वो घट के 7% पे आ गया। वहीं अगर आप एक तरफ देखो तो जो अर्बन कंज्यूमर इंडेक्स था उसमें जो इन्फ्लेशन था वो अराउंड 6.6% था, जो घटकर 4.65% आ गया। तो ओवरऑल ये 5% पे चला गया। बढ़िया बात है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया है। सेम आर्टिकल यहां पर दिया गया है। यहां पर बिल्कुल साफ बताया गया कि इंडिया जो हिस्टोरिकल पोजीशन है पैलेस्टाइन की उसको सपोर्ट करता है। और यहां पर बिल्कुल सेम आर्टिकल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है फ्रंट पेज पर। यहां पे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो मिशन लाइफ के बारे में है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को लेकर ना 2 पैरेलल आर्टिकल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। सबसे पहले मिशन लाइफ के बारे में बात करते हैं और उसके बाद देखिए, ये मिशन लाइफ एक एफर्ट है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें और एक ऐसा लाइफस्टाइल ऑप्ट कर सकें जिससे कि आने वाले समय में हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। तो मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब कि हम एक ऐसी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाए। अब देखिए, G20 के पार्ट के तौर पे G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट होने वाली है, जिसको आप P20 बोल सकते हो, जहां पर दुनिया भर के जो हाउसेस हैं, लोअर हाउस, उनके जो स्पीकर्स आएंगे वो मिलेंगे और वहां पर जो भी शेयर्ड चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। अब मिशन लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको इंडिया ने लिफ्ट किया पूरी दुनिया के लिए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ सकें और हम एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ ऑप्ट कर सकें, ताकि यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसे 2015 में शुरू किया गया 2030 तक के लिए, हम उसे भी पूरा कर सकें।
ये लाइफ का जो आइडिया है, इसे इंडिया के द्वारा जो 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था 2021 में ग्लासगो में, यानी कि कॉप 26, उसी दौरान इंडिया ने इस पूरे आइडिया को रेस किया था। मिशन लाइफ पूरी दुनिया के लिए एक एफर्ट है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जून 2022 में ऑफिशियली लॉन्च किया कि हम एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल ऑप्ट करें और इन्वायरमेंट को बचाएं। अब इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल ऑप्ट करने का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब ये है कि हम कम कचरा फैलाएंगे, हम ई वेस्ट को कम करेंगे, हम हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करेंगे, हम ऐसा खाना उगाएंगे और खाएंगे जो हमेशा खाया जा सके, हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल नो बोलेंगे, पानी को बचाएंगे और एनर्जी को भी बचाएंगे। हम ये सारा काम अगर करेंगे तो हम मिशन लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। इस प्रोग्राम के जरिए 1 बिलियन लोगों को मिशन लाइफ का हिस्सा बनाना है, मतलब 1 बिलियन ऐसे लोग जो एनवायरमेंट की परवाह करते हैं और उसे बचाते हैं। जो ग्लोबल मूवमेंट है वो ये दिखाएगा कि हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी ओर कितना सीरियस है और हम क्लाइमेट चेंज को कितना बेहतर तरीके से प्रिजर्व करने से, मतलब जो चेंज है उसे कैसे काउंटर कर रहे हैं। ये कुल मिला के एक फाइट है, एक लड़ाई है, किसके अगेंस्ट में? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। और इस तरीके से हम P3 मॉडल पे काम कर पाएंगे। जो लोग क्लाइमेट को बचाएंगे हम उन्हें कहेंगे प्रो प्लैनेट पीपल। तो आप बताइए कि क्या आप प्रो प्लैनेट पीपल हैं? क्या आप ऐसे लोग हैं जो एनवायरमेंट की परवाह करते हैं? वो तो देखा जाएगा। नाउ देखिए, लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। 3 लेवल पे स्ट्रेटजी वर्क करेगी। पहला, जहां पर इंडिविजुअल से ये कहा जाएगा कि आप इफेक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ये तो हो गया डिमांड लेवल। इसके अलावा सप्लाई की ओर से इंडस्ट्रीज से कहा जाएगा कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल है लोगों की, उसके लिए आप चीज़ों को अवेलेबल करवाइए। और इसके अलावा गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तैयार की जाएंगी जो सपोर्ट करें कि लोग सस्टेनेबल कंजम्पशन करें और सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें, यानी कि पॉलिसी लेवल। तो डिमांड, सप्लाई और पॉलिसी लेवल, तीनों लेवल पे मिशन लाइफ काम करेगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको मिशन लाइफ के बारे में डिटेल से बता दिया। क्वेश्चन आएगा तो आप तैयार रहिएगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा, ये क्या हम लोग क्लाइमेट चेंज करते रहते हैं? क्लाइमेट चेंज तो हमें दिखता भी नहीं है। और मैं सीधे सीधे कहूँ ना तो रशिया तो कहता है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये दुनिया बिना मतलब की पगलाई हुई है। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रशिया का बहुत सारा इलाका रहने लायक बनता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या सच में हो रहा है? और क्लाइमेट चेंज अगर हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है ना ये कुछ लोगों को तो ना तो पता चलता है और ना समझ में आता है। और इसीलिए तो मैंने इसके आगे एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल रखा हुआ है, आप उसे देखिए। Amazon's indigenous people urge Brazil to declare climate emergency। तो अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ भी नहीं होता और ये सब बकवास की बातें हैं जिसके लिए हम पगला रहे हैं, तो शो बिगिंस। तो क्लाइमेट चेंज ने अपना शो शुरू कर दिया है। अमेज़न के हिस्से में रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो ब्राजील की सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करे। क्यों? क्योंकि उनके गांवों के पास अब पीने को पानी नहीं है, ना ही खाना है और ना ही दवाइयां हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीवियर ड्रॉट आया हुआ है और नदियां सूख गई हैं। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब आप समझो कि अभी हम लोग मिशन लाइफ के बारे में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो अमेज़न के जंगलों में दिख रहा है। ये जो सीवियर ड्रॉट है अमेज़न के इस पूरे एरिया में, वो हिट कर रहा है वहां की लोकल पॉपुलेशन को। उन्होंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया ब्राजील की सरकार से कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर करो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे यहाँ जो मछलियाँ हैं वो मर गई हैं, पीने लायक पानी नहीं बचा और जंगलों में आग लग रही है। गवर्नमेंट इसके लिए इमरजेंसी एड प्रोवाइड करे, हालांकि वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। कई सारे कारण रहे इसके पीछे। एक तो एल नीनो की वजह से जो रेनफॉल रही वो एवरेज से कम हो गई, सैनिटेशन के इश्यूज हैं और हेल्थ प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये जो आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो इन सूखती हुई नदियों की वजह से परेशान हैं, क्योंकि मछलियाँ बची नहीं हैं तो उनके पास खाने को कुछ है नहीं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से और जंगलों की आग की वजह से जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। सिचुएशन खराब हो रही है, क्लाइमेट चेंज अपना रंग दिखा रहा है। तो अब आइए, अब यहां पर आपको अमेज़न रिवर के बारे में भी बता देता हूं। अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यहीं पर आपके लिए एक आसान सा सवाल ड्रॉप करता हूं। बताइए ये कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है अगर अमेज़न दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो? हालांकि इसका ड्रेनेज बेसिन लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट रिवर माना जाता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ये कैरी करता है। अमेज़न रिवर एपिरुमैक जो कि मिस्मी पीक है वहां से निकलता है और ये पेरू में जो एरेक्विपा रीजन है वहीं पर लोकेटेड है। अमेज़न रिवर जो है
वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कई सारे देशों को फीड करता है, जैसे कि वेनेजुएला, सूरीनाम, पेरू, गुयाना, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और बोलीविया। तो ये तो पूरा क्लाइमेट क्राइसिस का आर्टिकल रहा, जो कि एक आर्टिकल बताता है कि हमें कैसे क्लाइमेट चेंज से बचना है, कैसे रोकना है, और दूसरा आर्टिकल उसके एक बहुत ही खराब रूप को दिखाने की कोशिश करता है। चलिए, हमारा अगला आर्टिकल जीन एडिटिंग के बारे में है, जहां पे चिकन्स में हम जीन एडिटिंग करके बर्ड फ्लू से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन में जो वैज्ञानिक हैं, आप देखो हर साल देखते हो ना कि बर्ड्स में बर्ड फ्लू आ जाता है, स्पेसिफिकली मुर्गियों में, चिकन्स में। अब उसमें क्या होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप एक एक जो मुर्गियां हैं उनका इलाज नहीं कर सकते, तो बहुत ही कलेक्टिवली उनको गड्ढों में दफना दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। और जब ये इमेजेस आती हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमें अचानक से इतनी सारी मुर्गियों को मारना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, इसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चिकन्स को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए उनके जीन्स को एडिट किया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर ये जीन एडिटिंग वाले जो चिकन्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा तो ये इस डेडली वायरस से खुद को बचा सकते हैं। बर्ड फ्लू जो कि बहुत ही पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो मुर्गियों को, बाकी की बर्ड्स को प्रभावित करता है, वो 2022 के बाद से ये ग्लोबल कंसर्न बनता जा रहा है, जो पोल्ट्री फार्म्स को अफेक्ट करता है, और उसके बाद उसके कांटेक्ट में जो लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनमें भी फैल जाता है। रिसर्चर्स ने जीन को एडिट करते वक्त ANP32 जीन को टारगेट किया, क्योंकि जो बर्ड फ्लू का वायरस होता है वो चिकन्स में जाने के बाद ANP32 जीन को ही हिट करता है, और उसी के जरिए वो खुद को चिकन की बॉडी में रेप्लिकेट करता है। तो जो जीन एडिटेड चिकन्स होंगे वो लोअर डोज जो अभी तक दिया गया बर्ड फ्लू के स्ट्रेन का, जो कम लीथल था, उसके अगेंस्ट में बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहे हैं। हालांकि जब हायर वायरस लेवल देखा गया तो इसमें हमने ये पाया कि जो एडिटेड चिकन्स हैं उनमें भी आधे से ज्यादा इन्फेक्ट हो गए। एक बात तो साफ है, अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा तो ये जो एडिटेड जीन वाले चिकन्स हैं ये झेल जाएंगे, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये नहीं झेल पाएंगे। मतलब कि और बेहतर तरीके से जीन एडिटिंग करनी होगी। लेकिन एक होप मिलती है कि जीन एडिटिंग के बाद हो सकता है कि बर्ड फ्लू से इन्हें बचाया जा सके। लेकिन अब इसका एक और डायमेंशन बचता है। देखो, जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें एग्जिस्टिंग जीन में चेंज किया जाता है। फ्रांस में तो इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी कर दी गई है बर्ड फ्लू के लिए। लेकिन जो स्ट्रेटजी है ना, इसको यूएसए ने काउंटर किया है, क्योंकि यूएसए ये बोल रहा है कि जो जीन एडिटेड पोल्ट्री है या चिकन है, आप इसे बर्ड फ्लू से तो बचा ले रहे हो, लेकिन इसमें कुछ अनडिटेक्टेड इन्फेक्शन हो सकता है जो वैक्सीनेटेड बर्ड्स हैं, और वो क्या है वो हमें नहीं पता। तो एक ओर तो इसका एक फायदा देखने को मिल रहा है, और दूसरी ओर इसका एक नुकसान भी देखने को मिल रहा है। सो बर्ड फ्लू इज नॉट ओनली अबाउट बर्ड्स और द चिकन्स, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो इंसान है उनके ऊपर भी होता है। ये H5N1 के फॉर्म में इंसानों में भी एंटर कर जाता है। सबसे पहले तो जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो किसी भी चिकन के अंदर जो प्रिजर्व रहता है, अगर कोई भी पर्सन उनकी देख रेख कर रहा है तो वो इंसान में आ जाएगा। दूसरा कि जो भी ह्यूमन जो है, सबसे पहले चिकन इन्फेक्ट होगा, उसके बाद उससे कांटेक्ट में आया हुआ इंसान इन्फेक्ट हो जाएगा। बर्ड जो इस वायरस को कैरी करती है, उसका जो फैसिया है वो जब सूख जाएगा, धूल जैसा बन जाएगा, तो वो हवा में उड़ने लग जाएगा, और उससे ही वो इंसानों के भीतर चला जाता है। हमारे भीतर बर्ड फ्लू को लेकर कोई इम्यूनिटी नहीं है। अब हमारी बॉडी थोड़ी तैयार है भाई कि चिड़िया उड़िया को जो बीमारी होती है वो हमको हो जाएगी, तो हमारी बॉडी बर्ड फ्लू से लड़ नहीं पाती है अभी तक। सिर्फ एक अच्छी बात है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल रहा है, लेकिन एक डर ये भी बना रहता है कि हो सकता है कि ये बर्ड फ्लू जब इंसानों में आए तो इसका एक डिफरेंट स्ट्रेन पैदा हो जाए, इसका एक दूसरा वेरिएंट पैदा हो जाए जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलने लग जाए। और इस तरीके से तो जैसे कोविड-19 फैला हुआ था, वैसे कोई पेंडेमिक की सिचुएशन भी बन सकती है। तो अभी के लिए तो ये केवल मुर्गियों से इंसानों में आ जा रहा है, लेकिन अगर इसका कोई दूसरा वेरिएंट डेवलप हो गया जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाए तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसमें फटीग, फीवर और बाकी तरीके की सोर थ्रोट, कफ वगैरह देखने को मिलता है। मसल्स वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर लंबे समय तक इसे ट्रीट ना किया जाए तो किडनी फेल हो सकती है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं, और मौत भी हो सकती है। तो एक खतरनाक बीमारी है बर्ड फ्लू, जो बर्ड्स और इंसान दोनों को प्रभावित करती है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ड्रैगन फ्लाई के बारे में है। ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा छोटा सा जीव, आपने अक्सर बरसात के मौसम में जब खूब खूबसूरत से बादल होते हैं तो आसमान में उड़ते हुए इनका झुंड देखा है। आप में से कई सारे लोग उछल के इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। ये जीव आपको ज्यादातर किसी वाटर बॉडी के आसपास दिखेगा। शहरों में तो वैसे इनका कम देखना होता है, बट गांवों में ये बड़े आसानी से दिख जाते हैं।
इनके लिए एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया गया था 11 राज्यों में। इसे ऑर्गेनाइज किया WWF ने, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और उसका जो इंडिया विंग है उसने। यहाँ पे कोलैबोरेशन रहा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों को अवेयर करें इस इंसेक्ट के बारे में। कुल मिला के ये एक कीड़ा है ड्रैगन फ्लाई, और ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, आसमान में बरसात के मौसम में उड़ता रहता है। लेकिन ये कई तरीके के थ्रेट आज फेस कर रहे हैं। वेटलैंड्स कम हो रहे हैं, वेटलैंड्स इनको बहुत पसंद है, उसके आसपास ये लोग यूजुअली रहते हैं। लेकिन वेटलैंड्स के खत्म होने का इनके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। ये जो खूबसूरत सी और बड़ी रहस्यमयी सी जो स्पीसीज है इंसेक्ट वर्ल्ड की, ड्रैगन फ्लाई, ये धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी का ये कहना है कि ये जो बहुत ही कम जाना जाने वाला जीव है, ये खतरा महसूस कर रहा है और इनकी संख्या में कमी आ रही है, मतलब कि हमें ध्यान देना होगा। एट द सेम टाइम यहां पर देखिए ड्रैगन फ्लाई के बारे में, ये एक एरियल प्रीडेटर है, मतलब ये शिकार करता है छोटे छोटे जीवों का और फ्रेश वाटर के आसपास रहना पसंद करता है। इनका डिस्टिंक्टिव जो कलर होता है उसकी वजह से ये लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और इनके ऊपर इसीलिए रिसर्च होनी चाहिए कि ये इंसेक्ट कैसे बिहेव करता है। ड्रैगन फ्लाई की जो ज्यादातर स्पीसीज हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ही रहती हैं, स्पेसिफिकली रेन फॉरेस्ट के एरिया में। जो केरला में वेनाड का इलाका है, वहां पर अभी पिछले हफ्ते ही ड्रैगन फ्लाई की एक नई स्पीसीज भी मिली थी, जिसका नाम हमने एपिथेमिस वेनाडेंसिस रखा। वेनाड से ही वेनाडेंसिस बना हुआ है वर्ड, और इसे डेविड राजू नाम के एक नेचुरलिस्ट और फोटोग्राफर हैं, उन्होंने ही खोजा था। अब यहां पर अगर आप एक बात और देखो ना, तो WWF इंडिया ने पार्टनरशिप किया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ, इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी और कुछ और लाइक माइंडेड पार्टनर्स, और हमने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया ताकि लोगों को इसके बारे में बताएं। ये इस फेस्टिवल का 6th एडिशन है, जो तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और आसाम में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हमने यहां पर इसके बारे में डिस्कस की। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, वो ये फेस्टिवल तो हमने कवर कर लिया। हमारा अगला आर्टिकल जो है वो ब्लाइंडनेस के बारे में है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, नजरें कमजोर होती जाती हैं, और जैसे ही आपको दिखना कम होता है, आप जॉब नहीं कर पाते हो। कई बार तो आप जॉब में सर्व कर रहे होते हो और कम दिखने की वजह से आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। कुछ जॉब का तो नेचर ही ऐसा होता है कि आपको अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। जैसे मान लो आप लोको पायलट हो, आप प्लेन्स उड़ाते हो, वहां पर अगर आपकी नजर कमजोर हुई तब तो आप जॉब कर ही नहीं सकते ना, आपको हटा दिया जाएगा। जॉब जो आपकी चली जाती है बिकॉज आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर हो गई हैं, उसकी वजह से इंडिया को हर साल 27 बिलियन का नुकसान होता है। और हमारा जो काउंटर पार्ट है यानी कि चाइना, वहां तो 96 बिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होता है। यूएसए में ये नुकसान अराउंड 50 बिलियन डॉलर का है, ऐसा एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस बताती है। ये स्टडी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने कंडक्ट किया, जहां पे उनका कोलैबोरेशन रहा कैल्विन फ्रिक, जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, वहां से इन लोगों ने मिलकर ये पूरा रिसर्च किया हुआ है। फोकस था 50 से 65 साल के लोगों के बीच में, जिनकी नजरें धीमे धीमे कमजोर हो जाती हैं, और इसका जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो 27 बिलियन डॉलर का हर साल होता है। इंडिया इस मामले में 3rd रैंक पर आता है। अगर हम चाहें तो लोगों की नजरों को कमजोर होने से बचाकर इंडिया को बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस से बचा सकते हैं। इंडिया की लगभग 70 मिलियन पॉपुलेशन इस तरीके से अफेक्टेड है, जहां पर उनकी नजरें कमजोर हो जाती हैं। 1.1 बिलियन पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 50 साल के बाद अपनी नजरों में कमजोरी महसूस करती है, और लगभग 30% इंडिविजुअल्स जो अपनी साइट खो देते हैं, उनके पास अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अर्ली इंटरवेंशन की वजह से हम 90% तक ये जो साइट लॉस होता है उसे रोक सकते हैं। पहले से ही अगर हमें पता चल जाए कि हाँ नजरें कमजोर हो रही हैं, इलाज करके उसे बचाया जा सकता है। और IAPB जिसने पूरा सर्वे किया, जानकारी इकट्ठा की, वो लव योर आइज नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको अपनी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। 1975 में इसको फाउंड किया गया, यूनिक सी एजेंसी है, और ये कई तरीके के इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि वर्ल्ड साइट डे, इसके अलावा UN फ्रेंड फॉर विजन ग्रुप, विजन 2020 एंड विजन फॉर कॉमनवेल्थ, ये इनके इनिशिएटिव्स हैं ताकि लोगों की नजरों को बचाया जा सके। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो PLI स्कीम के बारे में है। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको सरकार ने ये कहा कि अब हम बाकी के सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। कारण क्या है, जिन सेक्टर्स में इसे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है वहां हमें इससे क्या फायदा हो रहा है, पहले इसको इवेल्युएट करेंगे। देखिए PLI स्कीम क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कि एक कंपनी 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और इसमें उसे 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
अब इस 100 यूनिट का प्रोडक्शन जो आप ऑलरेडी कर रहे हो ना, इस पे सरकार आपको कोई इंसेंटिव नहीं देगी। इंसेंटिव आपको दिया जाएगा एडिशनल प्रोडक्शन पे। मतलब पिछले साल आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया था और इस साल आपने 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो राजू एक कंपनी चलाता है और राजू ने 2022 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया 100 रुपए लगा के, और राजू ने 2023 में 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया जिसमें उसका 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आया। मतलब राजू ने अब इस साल 2023 में 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया हुआ है और यहां पर उसके 200 रुपए भी खर्च हो गए हैं, जो कि पिछले साल से 100 रुपए ज्यादा हैं। तो जो एडिशनल 100 रुपए आपने खर्च किए हैं, यहां पर सरकार 4% से लेकर 12% तक आपको इंसेंटिव दे सकती है। कि सरकार मान लो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देती है कि आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, हम आपको ये 10 रुपए का फायदा दे रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे? अब जो राजू है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, कोई नई यूनिट खोल सकता है, या फिर वो अपने सामानों के दाम भी कम कर सकता है। इससे नए लोगों को जॉब भी मिल सकती है। तो पीएलआई स्कीम का यही एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ाएं। मिक्स्ड फीडबैक रहा कुछ सेक्टर्स में। अभी तो देखो पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स में चल रही है। कुछ सेक्टर्स में इसका अच्छा फायदा हुआ है, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, बल्क ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस और फूड प्रोडक्ट। लेकिन कुछ सेक्टर्स में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे कि फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, स्टील, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स। इसमें यहां पे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो गवर्नमेंट का कंसर्न यही है कि जब तक हमें ये क्लियर ना हो जाए कि ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तब तक हम इसे किसी और सेक्टर में अभी इंक्रीज नहीं करते हैं, जैसे कि शिपिंग, कंटेनर, केमिकल, फोटोकेमिकल और लेदर। इस फील्ड में कहा जा रहा है कि पीएलआई स्कीम आप लेकर आओ, हम और प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन सरकार अभी तो एक्सटेंड करने के चक्कर में नहीं है। अभी सरकार के पास स्पेयर में देखो 11,000 करोड़ रुपए अराउंड है, 12,000 करोड़। अगर किसी सेक्टर में इसको इंक्रीज करना हुआ तो इन पैसों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। पीएलआई स्कीम को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। 3 सेक्टर्स के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस के साथ, और अभी ये 14 सेक्टर्स तक चली गई है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, सरकार इंसेंटिवाइज करे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड हो। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। अच्छी बात है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मेसोलिथिक रॉक आर्ट के बारे में है, जो कि हैदराबाद में अभी हाल ही में खोजा गया है। मेसोलिथिक पीरियड का ये आर्ट स्ट्रक्चर है जो हमें मिला है हैदराबाद में। यहां पर मिली है हमें एक पेंटिंग। इस पेंटिंग में हमें 3 टॉर्टॉइज यानी कि कछुए, एक मछली और एक कोई ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि लाल कलर से बनाया गया है। देखो ये चट्टान मिली है, ध्यान से देखना। एक कछुआ यहां पे बना हुआ है, दूसरा कछुआ यहां पे बना हुआ है और तीसरा कछुआ यहां पर बना हुआ है, जो कि बहुत हल्का सा दिख रहा है। यहां पर एक फिश यानी कि मछली भी बनी हुई है, ठीक है। ये कछुआ है, मछली है, समझ में भी नहीं आ रहा है, इतना हल्का सा बनाया इन लोगों ने। मेसोलिथिक पीरियड वाले ढंग से आर्ट नहीं बनाते थे। देखो ये कुछ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। अच्छा बहुत पहले बनाया था ना, मिट गया है। थोड़ा और खोद के बनाते ना तो बढ़िया तरीके से दिखता, ठीक है। हो सकता है अच्छे से बनाया हो, अभी थोड़ा हल्का हो गया है, मिट गया है, ठीक है। मेसोलिथिक एरा की शुरुआत जो है ना, वो 10,000 बीसीई से लेकर 4,000 बीसीई के बीच में बताई जाती है। आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 9,000 बीसीई मिलेगा और वहां से 4,000 बीसीई ये टाइम पीरियड बताया जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो ये जो पेंटिंग है इस लिहाज से बता रहे हैं कि 6,000 से 12,000 साल के बीच में कहीं ये बनाई गई होगी। ये रॉक शेल्टर हुआ करता था। यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में रहने वाले लोग गुफाओं में रहते थे और एक स्नेक हुड मिला है इस गुफा में। मतलब गुफा का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसे है, ऐसे। तो मतलब वो लोग यहाँ पे आके रहते होंगे, ठीक है। और यहीं पर वो लोग खाना वगैरह खाते पीते रहते होंगे और जब एकदम फुर्सत में रहते होंगे, कोई काम नहीं रहता होगा, तो सोचते होंगे लाओ पेंटिंग वेंटिंग बना देते हैं। तो मेसोलिथिक ह्यूमंस ने ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं ना। पैलेलिथिक पीरियड 2 मिलियन बीसीई से 10,000 बीसीई के बीच में रहा। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कदमई बेसिन, भीमबेटका, होंगशी, कुरनूल केव्स और नर्मदा वैली। बड़े बड़े स्टोन्स के टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। मेसोलिथिक पीरियड 10,000 बीसी से, देखो यहाँ पे 8,000 बीसी लिखा हुआ है, वैसे एनसीईआरटी में आपको 4,000 बीसी मिलेगा, ठीक है। तो 9,000 से 4,000 बीसी आपको एनसीईआरटी में मिलता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, ज़्यादा लोड मत लेना। यहाँ पे माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर हमें मिले हैं जिनके टूल्स इस्तेमाल किए गए। ब्रह्मगिरी, नर्मदा वैली, गुजरात। यहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, कैटल रियरिंग शुरू हुई और क्लाइमेट चेंज यहाँ से शुरू हो गया था। पहले तो देखो खूब बर्फ रहती थी, तो आइस एज चल रहा था। मेसोलिथिक पीरियड में मौसम गर्म होने लगा था और बारिश थोड़ी कम हो गई थी। फिर शुरुआत होती है न्यूलिथिक पीरियड की। यहाँ पे देखो 8,000 दिया गया है। कई सारी जगहों पर ये टाइम पीरियड 6,000 से 1,000 बीसी मिलेगा। मैंने कहा टाइम पीरियड वैरी करेगा, तो आप परेशान मत होना। यहाँ पे हमने व्हील डिस्कवर किया, जिसका इस्तेमाल ना केवल मूवमेंट के लिए हुआ बल्कि चाक बना के, यानी कि जो चाक होता है जिसपे बर्तन बनाते हैं ऐसे घुमा घुमा के, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। इनाम गांव एक न्यूलिथिक विलेज है। ब्रह्मगिरी और आदि चनलूर ये भी एक लोकेशन है जो कि मेगालिथिक साइट्स मानी जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके लोगों को बरी किया गया। तो ये मेगालिथिक साइट्स हैं जो कि न्यूलिथिक पीरियड का ही पार्ट है।
तो चलो ये तो मैंने आपको इस पूरे पीरियड वगैरह के बारे में बता दिया बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। कांगो बेसिन में कौन सी कंट्री आती है? 2030 में यूपीएससी ने पूछा था। कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। बताओगे ना कमेंट बॉक्स में? बता ही दोगे मुझे उम्मीद है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो कि इस्तेमाल करता है वैगलिंग का, मतलब ऐसे ऐसे भिनभिनाते रहते हैं और ऐसा करके ये बताते हैं अपने दूसरे दोस्तों के कि खाना कहाँ पे मिल जाएगा। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हनी बीज और वैस्प, 4 ऑप्शन हैं। और बताइएगा 2030 का ये भी क्वेश्चन है कि सही जवाब क्या है। तो सही जवाब बताएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनका सही जवाब जानना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको या तो स्कैन करके इस पे पहुंच जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करिए और जाके फटाक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस सेशन की पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन करने के काम आ जाएगा। तो आज का सेशन यहां पे होता है फिनिश और यहीं पे मैं आपको बोलता हूं धन्यवाद। मिलूंगा कल के सेशन में बहुत सारे बेहतरीन और नए नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।